हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीआरजेड फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज क्या करने वाले हैं? आज हम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ सेंटर ऑफ मास, आपको हेडिंग दिखाई दे रही होंगी। जनरली इंपॉर्टेंट फार्मूलाज नहीं पढ़ना है, पढ़ना है हमको पीवाईक्यूज किसके? नीट के, जेई के और सीईटी के। ये लेक्चर बेसिकली कुछ और नहीं, नीट के ऊपर पूरा निर्भर है। कुछ में 2000 लगभग 13 के पहले के भी लिया हूँ और 13 के बाद के भी लिया हूँ। सिंपल और सिंपल आपके पूरे किसके ऊपर के क्वेश्चन? सेंटर ऑफ मास के ऊपर के। अब ये पढ़ने से पहले एक बात समझ लो, वो ये है कि पहले आपको समझने फॉर्मूलास। देखो ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहूंगा आपका, बस एक नोन है बाबा, लिंक लगनी चाहिए, इसलिए फॉर्मूलाज में बता रहा हूं। क्या है वो फॉर्मूला? चलो शुरू करते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, RCOM M1 R1 plus M2 R2 up to Mn Rn divided by M1 plus M2 plus M3 up to Mn। बेटा वो जो R दिखाई दे रहा है, R, ये R आपको X Y Z, मतलब ये R में जब लिख रहा हो तो समझ ले ये फॉर्मूला XCOM के लिए भी है, YCOM के लिए भी है और ZCOM के लिए भी है। नॉट स्पेशली फॉर एनी एक्सिस, फॉर ऑल एक्सिस। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब अगर मैं बोलूं कि ये तो हो गया डायरेक्ट कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्मूला दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया है। जैसे अपन बोलते हैं x का वैल्यू आपको दिया I प्लस J प्लस K। एट दैट टाइम आपको फॉर्मूला यूज करना है M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास। दिस R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर आपको एज इट इज वो वेक्टर वाली वैल्यू पुट करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, जैसे इसका सेंटर ऑफ मास भी वेक्टर फॉर्म में आएगा। ठीक है सर। तीसरा फॉर्मूला हमारा RCOM, जो इंटीग्रेशन बेस है, जिसमें लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा का टर्म आने वाला है। एट दैट टाइम आपको ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, इंटीग्रेशन RDM डिवाइडेड बाय DM। R की जगह पे X भी आ सकता, Y भी आ सकता और Z भी आ सकता। एक बात नोटिस बस कर लो कि इसमें टर्म आने वाली वो है लैम्बडा। लैम्बडा होता है मास पर यूनिट लेंथ। लैम्बडा क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। कितना मास है, कितने लेंथ पर। उसी प्रकार इसका अपडेट फॉर्मूला भी है, जिसको अपन बोलते हैं, मैं यहां लिखना चाहूंगा, वो है लैम्बडा इज इक्वल्स टू dm बाय dx। ये है स्मॉल एलिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता? स्मॉल एलिमेंट के लिए। और एक बात बोलना चाहूंगा, जिन सबों के फॉर्मूले लर्न है, सबों को ये चीजें आती है, कृपया करके लेक्चर को आगे स्किप करें और डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आए, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं लेकर आया हूं। तो जो फॉर्मूले जिसको लर्न है उसको ये लेक्चर यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, बट जो पूरे फॉर्मूले भी रिवाइज करना चाहता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग बेसिक बातें। अगला फॉर्मूला है ये बेटा, ये RCOM निकालना है। ये फॉर्मूला एक्चुअली XCOM बोल सकते हैं इसको अपन, यहाँ X लिखा है इसलिए। दिस फॉर्मूला इज फॉर कि बाबा एक डिस्क में से हमने क्या किया, कुछ पार्ट को रिमूव कर लिया। आफ्टर रिमूविंग सम पार्ट ऑफ अ डिस्क, व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास? एट दैट टाइम आपका फॉर्मूला है A1 x1 माइनस A2 x2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। A1 बड़ा एरिया, A2 छोटा एरिया। डिस्क लेंगे तो पाई आर स्क्वायर। जनरली इसके ऊपर नीट में सवाल नहीं आया, आया भी होगा तो शायद फिर मेरे लिस्ट में नहीं दिख रहा है, बट जनरली मैं जहां से निकाला हूं वहां तो नहीं दिखा, तो फिर भी डीसी पांडे के सवाल सॉल्व करके दिया हूं रेगुलर लेक्चर के अंदर, इसके ऊपर सवाल है, वहां जाके आप देख सकते हो। बहुत बेहतरीन। देन आगे शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक फॉर्मूला है। ये शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? दो बॉडी है, एक बॉडी का मास M1, एक मास M2। मान लो मैं क्या कर रहा हूं, किसी एक बॉडी को कुछ अंतर से शिफ्ट करता हूं, ड्यू टू दैट क्या हो रहा है, आपका सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो रहा है। तो सवाल इसके ऊपर ये आ सकता है कि पहले बॉडी को इतने इतने अंतर से शिफ्ट किया, दूसरे को इतने इतने अंतर से शिफ्ट किया, बताओ सेंटर ऑफ मास कितने से शिफ्ट हो गया? फॉर्मूला इज डेल्टा RCOM, मतलब कितने से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ होगा, ये किसके बराबर होता है? M1 डेल्टा R1, पहले बॉडी को कितने शिफ्ट किया, दूसरे बॉडी को कितने शिफ्ट किया, डिवाइड बाय टोटल मास। नो वरीज, सिंपल फॉर्मूला है। अब कभी कभी इसमें सवाल ये भी आता है, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। ये स्पेशल केस है, ये केस कैसी है? स्पेशल। आपने क्या किया, बॉडीज को शिफ्ट किया, बट सेंटर ऑफ मास में कोई बदलाव नहीं आया। इसका मतलब डेल्टा RCOM का वैल्यू 0 है। ऐसे वक्त में आपका शॉर्टकट फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, वो फॉर्मूला है M1 R1 बराबर M2 R2। बस R1 और R2 आपको सिंबॉलिक लेना है। अगर मैं लेफ्ट को पॉजिटिव मान लू, सॉरी राइट को पॉजिटिव मान लू, तो लेफ्ट को क्या मानना है? नेगेटिव मानना है। किसी एक को नेगेटिव लो तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, अगर किसी एक को पॉजिटिव लो तो आपका आंसर
नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव ये हमारे लेने पर है, हमारा साइन कन्वेंशन है। चलो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद और फॉर्मूले आते हैं कि बाबा किसी कभी मान लो कोई बॉडी चल रही है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। एक बात याद रखो, एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो सेंटर ऑफ मास में कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है। अगर कभी आपको ऐसा सवाल दिखाई दिए कि बॉडी इंटरनली चल रही है, एट दैट टाइम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसे टाइम पे सेंटर ऑफ मास में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, नोट करके रखना। अभी मेरी जो बात मैं बता रहा हूं क्वेश्चन के द्वारा तो समझ में अच्छे से आएंगे। वेलोसिटी की बात करेंगे तो अगर दो बॉडी है अलग अलग रफ्तार से चल रही है, उनका मास अलग अलग है या सेम भी हो सकता है, बताओ उनका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी रहेगी। द फॉर्मूला इज VCOM। कुछ भी नहीं करना, जहां जहां तू x1 डाल रहा था या r1 डाल रहा था, अब तुझे डालना है v1 v2। बन गया फॉर्मूला। सिमिलरली जैसे वेलोसिटी बनाया वैसे एक्सेलरेशन तू बना सकता है, तो फॉर्मूला बन जाएगा व्हाट बेटा, a1 a2 मतलब ACOM m1 a1 plus m2 a2 divided by m1 plus m2। दिस इज द बेसिक शॉर्टकट रिकैप ऑफ सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूलास। आई होप आपको सब फॉर्मूलेस क्लियर हो गए होंगे। इन सब फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करके नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। चलो मेरे साथ जुड़ते हैं बच्चों, शुरू करेंगे हम पीवाईक्यू नंबर 1 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। देख लो बेटा, सवाल पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो, मैं तो सॉल्व करने ही वाला हूं। सवाल आपके सामने है, मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। सवाल सॉल्व करते वक्त सब में इंपॉर्टेंट बात होती है, शांति से धैर्य से दिमाग को शांत रखे, आंखों को खुला रखकर सवाल पढ़कर समझ ले। 90% बच्चों का दिक्कत एक ही है, सवाल समझ में नहीं आता। सवाल ना समझने से सॉल्व करने में बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है। ठीक है, तो बेहतर है पहले अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, तो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो क्या है हमारा सवाल? Two particle of mass 5 kg and 10 kg respectively attached to a two end of a rigid rod of length 1 meter of with negligible mass. The center of mass of system from the 5 kg particle nearby at a distance of 50 centimeter, 67 centimeter, 80 centimeter and 33 centimeter। सवाल पढ़ के मेरे को क्या समझ में आया? आपको भी वही समझ में आया होगा। मैं मान के चल रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। एक रॉड को हमने दो बॉडी अटैच करी, एक बॉडी नंबर 1, एक बॉडी नंबर 2। ठीक है, ये बॉडी अटैच जब करी तो एक बॉडी का मास समझ लो, मान के चल रहा हूं मैं, कितना किलो दिया है? 5 किलो दिया है, और एक का कितना किलो दिया है? 10 किलो दिया है। रॉड की लेंथ पूरी मिलाकर 1 मीटर। तो बताइए सेंटर ऑफ मास 5 किलो के बॉडी से कितना दूरी पे रहेगा? इसको एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, सेंटर ऑफ मास 5 किलो के दूरी से कितना दूर रहेगा। वो शॉर्टकट ऐसा समझ लो, मैं ये अंतर को बोलता हूँ, ये अंतर को बोलता हूँ मैं r, x बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बच्चों? x। तो आपका जो x का फॉर्मूला रहेगा, बड़े बॉडी मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास। एक फॉर्मूला है, टोटल मास कितना? 5 प्लस 10। एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, बताता। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है 1 मीटर, 1 मीटर। अब मैं अगर ऑब्जर्व करूं, मेरे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सब सेंटीमीटर में है, तो ये मेरे को 1 मीटर भी काम में चाहिए सेंटीमीटर में। मतलब कितना सेंटीमीटर बेटा? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अलग अलग कहानी से सॉल्व होता है। बट आप बोलेंगे सर आपने ये फॉर्मूला तो बताया नहीं, तो इसके बारे में बात ही मत करो, इसको मैं डिलीट करता। मैं आता अपने मेन फॉर्मूले में जो अपने को पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया कि एट दैट टाइम द फॉर्मूला इज XCOM बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। व्हाट इज विल बी व्हाट? m1 कितना है आपका? 5 किलो, और x1 कितना है आपका? अब अगर मैं बात बोलूं आपको, तो अभी फिलहाल हमारी बॉडी, ये जो बॉडी है, ये बॉडी इधर ओरिजिन पे मान लिया, तो x1 कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पर x2 कितना हो जाएगा? कितना चला बेटा? 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। m1 है, m2 है, x1 है, x2 पुट कर दो, तो 5 इंटू 0 प्लस m2 कितना है? 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10, 5 प्लस 10। तो व्हाट विल बी आंसर? ये तो 0 हो जाएगा। 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा बच्चों? 1000। बड़ा तो कैलकुलेशन में रेडी रहे, कैलकुलेशन में रेडी। 1000 डिवाइड बाय कितना? 50। तो काटम काटी अगर करें, कितना आ रहा है? 33। ये कट किया, ये कट किया, 33 आ रहा। कुछ तो गलत किया बेटा।
कितना है 15, नीचे 15 है, ऊपर कितना है ये, तो बराबर करो एक बार, कितना आ रहा देखो, सेंटीमीटर में चाहिए अब तुम आंसर, स्पीड अप, 15 6 जा और 7 जा, 67 आना चाहिए मेरे हिसाब से, चेक कर, बराबर 67, ऑप्शन नंबर बी। कोई रॉकेट साइंस है क्या, नहीं, सीधी बात है, वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया और अपने को इजीली आंसर मिल गया। तो क्या है ये चीज आपको समझ में आई ना, बेसिकली कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जनरल जनरल कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन के अंदर आप थोड़ा परफेक्ट होना चाहिए। मेरा क्या है, मैं सवाल समझाना, सवाल के अंदर फॉर्मूला क्या लग रहा बताना, बाकी गणित तो तू बचपन से पढ़ते आया है, ठीक है, तो रेडी रहे, कैलकुलेशन के लिए रेडी रहो, जैसे मैं वैल्यू दे रहा हूँ सॉल्व करके निकल। ओके, आई होप आपको पहला सवाल समझ में आएगा, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ऑप्शन नंबर बी लग गया, नीट में सवाल आया था, ठीक। चलो अगला सवाल देखते हैं अपन, सवाल नंबर 2। तो देखो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है, सवाल है दो बॉडी है 1 किलो की और 3 किलो की, जिनके वेक्टर हमें दिए हैं, और बताओ सेंटर ऑफ मास कितना रहेगा। अभी मैंने बताया वेक्टर का फॉर्मूला आपके सामने था, क्या फॉर्मूला था, RCOM is equals to M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है सर। तो M1 कितना है आपका 1 kg है, R1 कितना बेटा R1 वेक्टर I प्लस 2J प्लस K। देख भाई मेरे को कैप टोपी बिना मैंने कोई समझ, मुझे टोपी बिनाना बहुत लेजीनेस लगती है, दैट्स व्हाई आप ही टोपी बिनाओ, मैं नहीं बिनाऊंगा। M2 कितना है बेटा, M2 कितना है 3 kg, और R2 कितना है आपका -3I माइनस 2J और प्लस के। इसमें बोलता है गलती क्या होती है, वैल्यू पुट करते टाइम में जब अपन देखते कुछ और लिखते कुछ और, तो बेहतर है भैया सॉल्व करने से पहले चेक कर ले बराबर किया क्या, 1 2 1 1 2 1 दोनों प्लस है, -3 -2 1 -3 -2 1, चलो ठीक है, नीचे दोनों को ऐड कर दो 1 + 3, कितना आ जाएगा I प्लस 2J प्लस K, 1 से मल्टीप्लाई का मैटर नहीं क्या, प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 आए, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6J प्लस 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 3 1 जा 1 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई बाय K। अब आगे सॉल्व करेंगे, नीचे कितना है 1 + 3 मतलब नीचे 4 आ गया, ये कितना है 9 है ना, ये 3 3 जा 9, ओके, -9I और प्लस I -8I -6J प्लस 2J प्लस माइनस माइनस 4J, ठीक है, और 3 में 3 और 1 प्लस 4K डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड कर दो सबको, 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4 -2I -J प्लस K, किससे मैच हो रहा है, -2I -J प्लस K, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ में आ गया। कोई रॉकेट साइंस था क्या, इजीली अपने सॉल्व कर लिया, जम जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे अपन, सवाल नंबर 3 आ गया ना, क्लियर हो गया ना, पॉज करके स्लो करके देख लो, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर। सवाल नंबर 3 अगेन वही रीड अंडरस्टैंड, कोई रॉकेट, दिमाग शांत रखो, कूलनेस से क्वेश्चन सॉल्व करो, हाइपर होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देख तुझे फॉर्मूला याद है, सवाल जम जाएगा, जंग में जा रहे हैं हथियार चाहिए, तो उसी प्रकार सवाल सॉल्व करने जा रहा है फॉर्मूला चाहिए, बस यही बात याद रख। Consider a system of particle 2 having mass m1 and m2 if the particle of mass m1 is pushed towards the mass of center of particle through distance d. By what distance would be the particle of mass m2 move? So keep the center of mass particle at the original position. Blah 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 blah. बड़ा ज्ञान दिया इसने, बड़ी रॉकेट साइंस बताई, ज्यादा कुछ नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। एक काम कर, पहले दो बॉडी पकड़ लिया, उसी को कॉपी करके पेस्ट करेंगे अपन, ओके, और इनके बीच में एक लाइन ज्वाइन कर लेंगे अपन, ठीक है, इनका मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं पर तो भी था, ठीक, बहुत बेहतर। उसका बोलना क्या है कि दो बॉडी जो है, हम मान लो इफ मान लिया गया मास m1 बॉडी को पुश किया टुवर्ड्स द मास ऑफ सेंटर ऑफ पार्टिकल, मतलब इस m1 बॉडी को इधर पुश किया गया d अंतर से, कितने अंतर से पुश किया गया, d अंतर से, then by what distance would particle m2 move, so keep the mass of center of particle as the original position। बताइए कि दूसरे बॉडी को कितने अंतर से चलाऊं कि सेंटर ऑफ मास में कोई अंतर, कोई डिफरेंस ना आए।
कोई चेंजेस ना है, वो ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहे। अभी याद आ रहा था मैंने कुछ तो बोला था, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, रेस्ट पे है आपका सेंटर ऑफ मास। इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, किधर है किधर है किधर है ये, क्या बोला था स्पेशल केस, क्या फॉर्मूला था, m1r1 बराबर m2r2। तो मुझे बता भाई, अगर मैं ये इक्वेशन लगाता हूँ यहाँ पर, वो फॉर्मूला लगाता हूँ, m1r1 बराबर m2r2, ये r1 r2 की जगह पे मैं x1 x2 लिखता हूँ, क्योंकि मेरी बात x डायरेक्शन में हो रही है। अब x1 बोले तो पहली बॉडी कितनी चली, मैं मान लेता हूँ इधर वाली जो है ये इधर वाले को मैं निगेटिव बोलता हूँ, इधर वाले को मैं निगेटिव बोलता हूँ, इधर वाले को क्या बोलता हूँ, पॉजिटिव। तो बॉडी इधर चली, कितना चली, डी चली, कितना चली, निगेटिव। तो मैं बोला x1 है माइनस डी, हमको x2 निकालना है, सीधी बात है ना, रॉकेट साइंस है क्या। x1 कितना चला, डी, निगेटिव में चला, इधर निगेटिव माना उधर पॉजिटिव माना, तो x1 है x2 है, पुट कर दो, तो इक्वेशन बन जाएंगे m1 माइनस डी इज इक्वल टू m2, कितना आ जाएगा आपका m2 इंटू x2 जो अपने को निकालना है, तो माइनस m1d बराबर m2 मल्टीप्लाई बाय x2, तो आपका x2 का मॉड आ जाएगा मॉड ऑफ m1d डिवाइडेड बाय m2, मॉड हटने के बाद पॉजिटिव को निगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो आपका x हो जाएगा m1 बाय m2 मल्टीप्लाई बाय d, है क्या ऑप्शन ऐसा, m1 बाय m2 मल्टीप्लाई बाय d, ऑप्शन नंबर बी, एकदम इजी। कोई रॉकेट साइंस, बड़ी कहानी सुनाई उसने। अब डेरिवेशन से करते बहुत लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना, सेंटर ऑफ मास मान हो रहे हैं, m1 लगाओ रहे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये शॉर्टकट फॉर्म में सब कुछ सॉल्व। बस ये सब आप लिखकर नेगेटिव का कुछ फायदा हुआ ही नहीं, आपने लगाया कि क्या चीज है, जब न्यूमेरिकल बेस वैल्यू आ जाएंगी एट दैट टाइम आपको नेगेटिव का अगर ऑप्शन था तो फिर क्या करेंगे, तो दैट्स व्हाई मालूम होना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, देख लो, पॉज करो, समझ लो, स्लो करो, देख लो, फिर आगे बढ़ो। अगला सवाल, हो सकता है आप ये लेक्चर ये क्वेश्चन को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो, फिर देख सकते हो आपके उसके हिसाब से, कंफर्ट जोन के हिसाब से। अगला सवाल क्या दिखाई दे रहा है, टू पार्टिकल विच आर इनिशियली एट रेस्ट, दो पार्टिकल थे पहले वो रेस्ट पे थे, मूव टूवर्ड्स ईच अदर, पहले पार्टिकल रेस्ट पे था, रेस्ट बाद में क्या हो रहा है, मूव टूवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन। देख भैया, इसने इसे बुलाया, ये भी इसकी तरफ गया, दोनों हो गए अट्रैक्ट, लेकिन इंट्रैक्शन कैसा था, इंटरनल, कैसा था, इंटरनल, ठीक है सर। इफ देयर स्पीड्स आर v एंड 2v, इसकी रफ्तार v, इसकी रफ्तार 2v, एट एनी इंस्टेंट द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी, बताओ स्पीड कितनी रहेंगी सेंटर ऑफ मास की, मतलब अपने को निकालना है VCOM। कोई भावुक बच्चे, कोई ज्यादा उत्तेजित बच्चे लगेज लगाएंगे m1 v1 अपन m1 m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, v1 पुट करेगा v, v2 पुट करेगा 2v, सॉल्व करेगा, निकालेगा, कुछ ना कुछ आंसर आई है, लेकिन 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 गलत। क्यों चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन हुआ कैसा हुआ, इंटरनल। मैं भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक सेंटर ऑफ मास में या वेलोसिटी में कोई मतलब आने वाला, तो यहाँ पर इंटरनल होने की वजह से सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं है, इसलिए इसका आंसर 0 है, इसलिए इसका आंसर 0 है। आ गया समझ में, इसीलिए उसने इंटर इतने अच्छे से बोला, इसलिए उन्हें इतनी अच्छी डिजाइन बनाई, ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ने का, क्लियर है, बहुत बेहतरीन। अगला सवाल, चलो बहुत बेहतर, अगला सवाल बड़ा हेवी दिखाई दे रहा है, क्या है देखो, टू पर्सन ऑफ मास 55 kg 65 kg रिस्पेक्टिवली, अपोजिट एंड ऑफ अ बोट, ओहो बोट 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 दिख रही है ना, बोट दिख रही क्या, दो पर्सन है, एक चंगू एक मंगू, चंगू का मास है 55 किलो, मंगू का मास है 65 किलो, ये दोनों पानी के अंदर लहरों के अंदर ये क्या कर रहे क्या पता, एंजॉय कर रहे जो भी, अपोजिट एंड पे बैठे, द लेंथ ऑफ बोट इज 3 मीटर, यहां से यहां तक का अंतर 3 मीटर है, ठीक है सर बहुत बेहतरीन। और वेट ऑफ 1000 kg, क्या बोला, एंड अच्छा इसका वेट 1000 किलो है, बोट का वेट 1000 नहीं सॉरी 100 किलो है, कितना किलो है 100 किलो, बोट का वजन भी दिया है, अच्छा द मैन 55 kg वॉक्स अप टू द 65 kg,
एंड सिट विथ हिम। 55 किलो का बालक गया किसकी तरफ, 65 किलो की तरफ, और जाके यहां बैठ गया। यहां से वो हो गया निग्लेक्ट, मुंडी उड़ी से हाथ भी उड़ गया, समझ रहे क्या, यहां से उड़ के यहां चला गया। If boat is still in water, the center of mass of system shifted by question mark। सवाल ये है, सुंदर बालक हो सकता है सुंदर कन्या, सुंदर बालक सुंदर कन्या की तरफ जाकर बैठ गया। 55 किलो का सुंदर बालक 65 किलो की सुंदर कन्या की तरफ जाके बैठा, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी बोट स्थिर है, स्टिल है। बताओ सेंटर ऑफ मास का है, लॉजिकल बताना। मुझे बता, तराजू में का अगर तू इधर का वजन इधर रख देता है तो तराजू झुक जाना चाहिए, यस सर नो सर, न्यूट्रल जगह पे। बट ये पानी में है, पानी में अपथ्रस्ट लगता है, क्या लगता है, अपथ्रस्ट। ये अपथ्रस्ट लगने के बावजूद मुझे बताओ, आपके बॉडी के दो बॉडी का मास चेंज भी हो गया, फिर भी बोट में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या क्लियर बता रहा है, सेंटर ऑफ मास जगह पे है। भाई सेंटर ऑफ मास अगर बदला होता इसके इधर आने से तो बोट पलट जाती, ये उसके 55 किलो से कुछ मैटर नहीं करा। तो इसीलिए इसका आंसर भी क्या है, 0 0। क्या है, 0 0। क्यों 0 है, प्रैक्टिकली सोच, अगर सेंटर ऑफ मास बदला होता तो बोट का मोमेंटम बदलना चाहिए था, ठीक है ना। मेरे पास ये रॉड है, मैं अगर बोलो ये रॉड कहाँ बैलेंस हो रहा है, यहाँ बैलेंस हो रहा है। अब मैं बोलूं ये वाला ये हिस्सा ये कट कर दिया मैंने, तो ये झुकने लगेगी इधर की तरफ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर की तरफ जाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। बट यहाँ पर इसके इधर आने से कुछ मैनेज हुआ क्या, कुछ फर्क पड़ा क्या, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास में कोई बदलाव नहीं है, इसीलिए इसका आंसर 0 है। कितना बोले बच्चों, 0। आ गए समझ में, क्लियर है, बढ़ो आगे, ठीक है, बहुत बेहतरीन। अगला सवाल, सवाल है स्टेटमेंट टाइप। एक बार स्टेटमेंट टाइप सवाल भी आए, ये सारे नीट के सवाल है, आ चुके सवाल है, प्रीवियस क्वेश्चन से सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, नीचे दिए गए विधानों में से कौन सा विधान सही है। पहला विधान, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑलवेज नहीं बोलना है, देख सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक चीज है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या, कि जहां उसका ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा प्रॉपर बैलेंस हो रहा है। जैसे ये किसका होता है, रेगुलर बॉडी के सेंटर में होता है, ये रेगुलर बॉडी, रेगुलर लैमिना, इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पे है। लेकिन इरेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग जगह पे होती है, तो ऑलवेज नहीं है, इसलिए इसको रॉन्ग कर दो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज द पॉइंट एट विच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन बॉडी इज 0। नहीं भैया, ग्रेविटेशनल टॉर्क 0 पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत बात है। अब ग्रेविटेशनल टॉर्क क्या होता है ये आपको ग्रेविटेशन में डिटेल में समझेगा, फिलहाल के लिए मान के चलो ये भी गलत है। बाद में अ कपल ऑफ बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ, कपल ऑफ बॉडी, बॉडी के कपल, दो बॉडी प्रोड्यूस करते हैं ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी। नहीं नहीं, कपल ऑफ बॉडी क्या करती है, बॉडी को रोटेट करती है। मान लो अगर मैं ये एक फोर्स लगा रहा हूं इधर और ये इधर से फोर्स लगा रहा हूं इधर, तो दो फोर्स लगे, इसको बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, कपल ऑफ फोर्स। ड्यू टू कपल ऑफ फोर्स बॉडी क्या होगी, रोटेट होगी। अगर बॉडी रोटेट होगी मतलब ये सिर्फ क्या कर रही है, रोटेशन, ट्रांसलेशन नहीं कर रही भाई, रोटेशन कर रही है सिर्फ, तो इसलिए ये भी गलत है। अगला क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ग्रेटर, अभी तुमको लॉजिक समझ में, ये 3 गलत है मतलब ये सही होने ही वाला है, फिर भी मतलब समझ लो। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मींस दैट स्मॉल इफेक्ट कैन यूज टू बी लिफ्ट अ लार्ज लोड। ये पता है क्या है, ये बता रहा है लीवर। लीवर पता है क्या आपको, पाना, लीवर, ये तुमने कुछ जगह पे देखा होगा, या जान दो भाई, कोई कार होती, कार को अगर, जीप को अगर हमको लिफ्ट करना है तो हमारे पास अभी तो हाइड्रोलिक सिस्टम आ गया, पहले जमाने में जब कार पंक्चर हो जाती थी तो हम यहाँ पर वो लगाते थे, फिर उसको पुश करते थे कुछ इस प्रकार। तो मुझे बता, तू एक बंदा, एक मनुष्य कितना फोर्स लगाएगा कि तेरे से बॉडी उठ जाएगी, उठना पॉसिबल है क्या, नहीं। तो ये मैकेनिकल जो वर्क तू लगा रहा है, ये लीवर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है इस सिस्टम के थ्रू, और वो उतना भार उठाने लगता है। ये पास्कल लॉ के थ्रू भी एक मैं तुमको प्रूफ करा के दिखाऊंगा आगे चल के। फिलहाल बस मान के चलो ये विधान सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलो बहुत बेहतर, आगे बढ़ते। क्या बोल रहा है, टू ऑब्जेक्ट मास 10 kg 20 kg
respectively are connected to end of rigid rod 10 meter negligible mass distance of center of mass from the system of 10 kgs। अरे इसको शॉर्टकट फार्मूला भी है, रेगुलर फार्मूला भी है। रेगुलर फार्मूला क्या है बोलो, XCOM कैलकुलेशन करके रखो बेटा, M1 X1 प्लस एसी बंद कर बेटा, एसी का रिमोट है, M1 X1 प्लस M2 X2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। M1 कितना दिया 10 kg। अब रॉड की बात कर रहा, सीधी बात है, रॉड की लेंथ कितनी दिया उसने 10 मीटर, 10 मीटर दिया तो मैंने इसको ओरिजिन मान लिया, तो X1 0 हो गया, X2 10 मीटर हो गया। ऑप्शन मीटर में है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पुट करना है। M1 कितना है, M1 कितना है 10 kg, M2 कितना है, M2 कितना है 20 kg। तो M1 इंटू X1 10 इंटू 0 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20 गया कितना भाई 230 काटा कुटी 20 बाय 3। अरे डायरेक्ट दिया ये तो शर्म आ गई इतने सिंपल सवाल सॉल्व करने में। ठीक है, आपको भी आनी चाहिए। आगे बढ़ो। क्या सवाल है, क्या सवाल है, क्या सवाल है। 3 मासे से एक्स एक्सिस पे रखे हैं, 300 ग्राम का है, 500 ग्राम का है, 400 ग्राम का है। डिस्टेंस भी दिए हैं। पहला है ओरिजिन पे, तो x1 तो 0 है। दूसरा इसको x2 बोलो, इसको x3 बोलो, x2 40 है, x3 70 है। बताओ सेंटर ऑफ मास क्या है। अरे 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 शर्म आ रही है मुझे। M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। चलो सॉल्व कर रहे हैं फटाफट, मैं शॉर्टकट में सॉल्व कर दूंगा, आगे तुम कर लो। कितना 300 इंटू X1 कितना है 0 प्लस दूसरा कितना है 500 इंटू 40, तीसरा कितना है 400 इंटू 70 बटे कितना 300 प्लस 500 प्लस M3 कितना है 400। ये गया ये 20 के ऊपर 3 0, ये 28 के ऊपर 3 0 और ये 5 4 9 8 5 8 12, 12 के ऊपर 2 0। ओके 500 400 900 900 300 1200। अब आगे सॉल्व करो, क्या 28,000 और 20,000 आ रहा है क्या आंसर। ओके 28,000 और 20,000 कितना होने वाला है, 2 और 2 4 8 48,000 1 2 3 बटे कितना 1200 1 2 1 2 12 कितना ऑप्शन नंबर 40 क्या 40 बराबर है क्या भाई। ए भाई कैलकुलेशन तुम भी कर लो, मैं समझ लो ना, अभी बेसिक बेसिक है, तुम कर भी सकते, चेक कर लो, आंसर लगा दो, आगे बढ़ता मैं। मुद्दे वाले क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे को मजा आता है, आपको मजा आना चाहिए। अब आया मजा, ये है भैया सवाल। डीपली आराम से, रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर, मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, देखा क्रोनोलॉजी समझ, घुमा फिरा के बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस x, टू द डिस्टेंस x from its 1A, then center of gravity मतलब center of mass, that end will be at। पहला मेरे को क्या समझा कि भैया लेंथ है 3 मीटर, दूसरी बात मेरे को क्या समझी, मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ये प्रोपोर्शनल है किसको, x को। इसको मैं क्या बोला था, इसको मैं क्या बोला था, इसको मैं क्या बोला था, इसको मैं बोला था मास पर यूनिट को लैम्बडा बोला था, क्या बोला था लैम्बडा। तो उसी के अनुसार ये इसको मैं लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू x बोल दूं, प्रोपोर्शन हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा, तो लैम्बडा बराबर kx बोल दूं, ऑफ कोर्स बोल देंगे सर। लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है, dm by dx, पुट कर दो यहाँ पर, dm by dx is equals to kx, सो dm का फॉर्मूला आ जाएगा kx मल्टीप्लाई बाय dx। क्या यहां तक समझ में आ गया, जो वो बोल रहा है मैं कर रहा हूं। उसने बोला मास अपॉन लेंथ x को प्रोपोर्शनल है, मैं बोला ठीक है, उसको लैम्बडा बोलेंगे, मैं बोला ठीक है, के लगाया, लेकिन लैम्बडा का फॉर्मूला dm by dx, ठीक है वो भी पुट कर दिया, पुट करेंगे dm का वैल्यू निकाल दिया। क्यों निकाला था dm का वैल्यू,
क्योंकि मुझे करना है आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व जिसमें लैम्बडा आता है। हमने दिया था फार्मूला, क्या दिया था RCOM इंटीग्रेशन RDM बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का इंटीग्रेशन लेना है तो वो मालूम होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे यहाँ लगाना है फॉर्मूला XCOM इंटीग्रेशन ऑफ XDM डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। मैं ये डीएम को सेपरेटली सॉल्व कर देता हूँ। पहले डीएम को सेपरेटली सॉल्व कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का आंसर कितना आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा k dx है इंटीग्रेशन ऑफ, लगा तो इसको ऐसा सॉल्व करो, डीएम की जगह पे पुट करो बेटा k x dx, k बाहर आ गया, x dx k जैसे का वैसा, x dx का आंसर x स्क्वायर बाय 2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक, k जैसे का वैसा, l की जगह पे l स्क्वायर बाय 2, कितना l स्क्वायर बाय 2, तो आंसर आ गया k l स्क्वायर बाय 2। लेकिन l कितना है, 3 है, तो आंसर क्या आ जाएगा k इंटू 3 का स्क्वायर 9 बाय 2, मतलब हमारा जो आंसर है, l का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो 9 बाय 2 k, दिस इज आवर मास। समझा? अब आ जाए इधर, अब यहां जब सॉल्व करेंगे x जैसे का वैसा, अगेन डीएम का वैल्यू कितना है kx dx डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम ब्ला 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 ब्ला, कितना आया 9 बाय 2 k, कितना आया 9 बाय 2 k, k ने k को मार दिया, अंदर क्या बचा x इंटू x स्क्वायर, बाजू में क्या है dx, नीचे कितना है 9 बाय 2। चलो सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा इधर ले लेते। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही हो, लेकिन तू स्लो करके देख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे है 9 बाय 2। ओके, आगे क्या करेंगे, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन लेंगे, कितना आएगा x क्यूब बाय 3, कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक, नीचे कितना है 9 बाय 2। 9 बाय 2 को पलटी करके 2 बाय 9 लिखे तो चलेगा ना, चलना ही चाहिए। 0 से l है तो x का पे l पुट कर दो, l क्यूब बाय 3, l का वैल्यू पुट कर दो, कितना है l का वैल्यू कितना है 3 दिया गया, 3 क्यूब बाय 3, एक 3 कैंसल, 2 बचा क्या, अरे 3 का क्यूब अपॉन 3, एक 3 कैंसल, नहीं जम रहा होगा तो भाई क्या को टेंशन ले रहा, डायरेक्ट l मतलब 3 का क्यूब बाय 3, तो आंसर आएगा 2 बाय 9 इंटू 3 का क्यूब 27, 3 27 बाय नीचे 3 बराबर। अब कटपुट में क्या हो रहा, 3 1 जा 3, आगे क्या हो रहा 3 9 जा 9 9 गेट, क्या बचा बे, है क्या ऑप्शन, अरे है क्या बे, ये मिला ऑप्शन नंबर बी। क्या किया बे, सॉरी मतलब बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अरे दोनों में कैसे चल रहा बे ये पीला, तुम्हें पीला कलर क्या चला गया, ओके चलो ठीक, वो व्हाटएवर। ओके आया बेटा समझ में, देख ले एक बार आराम से, कोई गाय नहीं है, जो बता रहा था मैंने सॉल्व किया, वो सॉल्व करके यहाँ से आया। एक बात यहाँ समझ में आई, डीएम को अलग से सॉल्व करना है, फिर वैल्यू पुट करना है, लिमिट की कहानी आपको आती, मैं ऐसे मान के चलता हूँ तुझे इंटीग्रेशन ये आता है। हाँ, आप जो बच्चे को इंटीग्रेशन ही पता नहीं है, कैसा किया भाई इसने, x को x स्क्वायर बाय 2 कैसे लिख रहा है, तो ये चीजें भाई कैसा है ये तुझे मालूम होना चाहिए। नहीं पता है तो एक बेसिक लेक्चर देख ले, क्या इंटीग्रेशन होता है, कैसे लेना होता है, आपकी कोशिश के सर से एक बार क्लियर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ो बेटा आगे, आखिरी सवाल हो गए, अरे नाउ थैंक यू। ओके, तो फिर मिलेंगे हम कल अगले कुछ नए सवालों के साथ, जेई के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।